नमस्कार मित्रों। पिछले जब मैं माध्यमिक परीक्षा की चर्चा पे आया था हिंदी विषय को लेके, तो कुछ विद्यार्थियों द्वारा ये सुनने में आया कि सर धूमकेतु जो पाठ है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उस पर अगर कोई वीडियो बना देते। तो खास करके उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए उनकी परीक्षा में आने लायक जो विशेष बातें हैं उन पर ही अब वीडियो है। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। तो आज का जो पाठ है वो है धूमकेतु, और इसके जो लेखक हैं वह है गुणाकर मूले जी। तो सबसे पहले तो इस रचना की विधा की बात करें तो यह रचना निबंध विधा में, निबंध यानी एक ऐसा बंध जिसके ऊपर में जिस विषय पे हम लिखते हैं उसमें हम अपने मन के विचारों को लिखते हैं। यानी उस विषय को लेके हमारे मन में जो विचार होते हैं हम उनको इस पदबंधों द्वारा प्रकट करते हैं। यह पाठ जो है इसके रचनाकार तो गुणाकर मूले जी हैं, और जो अगर गुणाकर मूले जी की बात करें तो यह मराठी भाषा के कवि थे, लेखक हैं। लेकिन मराठी भाषी होने के बावजूद हिंदी के क्षेत्र में यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तथापि यह मराठी भाषा के कवि लेखक थे, इसलिए इनका नाम उस तरह से मूल धारा में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनकी लेखनी हमेशा ही धारदार रही है। 50 वर्षों से अधिक इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। इनका जो निबंध क्षेत्र है यह कोशिश करते हैं कि साहित्य में विज्ञान को लाया जा सके, यानी विज्ञान और साहित्य को जोड़ के एक रचना प्रस्तुत करते हैं। और यह भी रचना उसी प्रकार की रचना है जहां हम साहित्य और विज्ञान का संगम देख पाते हैं। यह जो रचना है इसमें मूले जी ने धूमकेतु कैसे तैयार होता है या कैसे बनता है या उसकी रचना को लेकर एक वैज्ञानिक विश्लेषण देते हैं हमारे सामने। सबसे पहली बात है कि जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है कि यह क्यों, ये तो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, या कभी कभी लोग इसको भूगोल से जोड़ के देखते हैं कि यह भूगोल से जुड़ा हुआ विषय है, इसे हिंदी में क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो निबंध लेखन होता है वह किसी भी विषय से जुड़ा हो सकता है। जैसे आपके परीक्षाओं में कोरोना से जुड़ी हुई बातें आती, तो कोरोना तो एक महामारी है, यह भी तो विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो अब जो साहित्यिक क्षेत्र है इसमें अवैज्ञानिक ही नहीं आते, वैज्ञानिक चीज़ों को भी जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा इसमें है, तथ्य परक है, इसलिए नीरस आपको बोध होगा, लेकिन यह नीरस नहीं है। आप जब इसको मन से पढ़ना शुरू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ये इतना भी नीरस पाठ नहीं है। तो जो धूमकेतु है, यह धूमकेतु जो शब्द है दो शब्दों से जुड़ के बना है। पहला तो है धूम और दूसरा है केतु। धूम का अर्थ होता है धुआं और केतु का अर्थ होता है पताका, यानी ये धुएं का पताका। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं, और पाश्चात्य ज्योतिषी में भी इसके बारे में चर्चा की गई है, और इसको कौमित शब्द से अभिहित किया गया है। अथर्ववेद में भी धूमकेतु के बारे में जानने को मिलता है, और वहां पे इसके लिए जो शब्द प्रयोग में देखने को मिलता है वह है उल्का। अक्सर यह माना जाता है, जो पुरानी मान्यता थी कि जब धूमकेतु दिखाई देता है तो कुछ अशुभ घटनाएं घटती हैं, और ऐसी ही एक घटना है महाभारत को लेकर। महाभारत का जो महाभयंकर युद्ध हुआ था, कहते हैं उस समय भी धूमकेतु दिखाई दिया था, और उसी का यह प्रभाव है कि महाभारत का यह भयंकर युद्ध हुआ। धीरे धीरे क्या होता है कि धूमकेतु पर विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण है ना, चीज़ों को लेके उनको समझना, उनको पढ़ना, उनके पीछे के कारणों को जानना। तो धूमकेतु को भी लेके पढ़ना शुरू हुआ, और यूरोप में जो महान ज्योतिषी थे तीखे ब्राहे, उन्होंने यह सिद्ध किया, और ये जो समय काल था 1577 के लगभग, उस समय इन्होंने सिद्ध किया कि ये जो धूमकेतु होते हैं ना, पृथ्वी और चंद्रमा से दूर होते हैं, यानी इनके समीप नहीं होते। इसके बाद इस क्षेत्र में और भी अध्ययन होने लगे, और जो एक और नाम आता है वो आता है एडमंड हेली का। हेली ने अपने अध्ययन में पाया कि
जो धूमकेतु है यह बाहर का कुछ नहीं है बल्कि हमारे सौरमंडल का ही अंग है। सौरमंडल में क्या क्या हम लोग पहले पढ़ते थे, हमने पढ़ा है कि सौरमंडल में सूर्य और इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं और कुछ उपग्रह होते हैं, लेकिन धूमकेतु भी इस सौरमंडल का ही सदस्य होता है। ये भी क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। एडमंड हेली क्या करते हैं, 1531, 1607 और 1682 में जो धूमकेतु देखे गए, इन पे वो विचार करना शुरू करते हैं, इनका विश्लेषण करना शुरू करते हैं, इनके पीछे कारणों को, इनके बीच जो समय काल का मध्यांतर है, गैप है, उस पर चर्चा करते हैं। और वो जब ये चर्चा करते हैं और ये विश्लेषण करते हैं तो उनको क्या पता चलता है कि लगभग 75 या 76 साल के अंतर में धूमकेतु देखने को मिलते हैं। और इससे वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और एक भविष्यवाणी कर बैठते हैं कि धूमकेतु को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 75 से 76 वर्ष का समय लगता है। और वह एक कथन देते हैं, एक उक्ति देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कि यदि मेरी बात ठीक रही तो आज से 76 साल बाद यानी 1758 में धूमकेतु फिर से प्रकट होगा। यह उनकी भविष्यवाणी थी और यह भविष्यवाणी सही भी होती है, लेकिन इसके पहले ही एडमंड हेली का देहांत हो जाता है। वो देख नहीं पाते कि वास्तव में ही धूमकेतु दिखा, उनके भविष्यवाणी के अनुसार ही दिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो देखने के लिए मौजूद नहीं थे। धूमकेतु के आगे बात पे चर्चा करते हैं तो धूमकेतु को उसका जो संपूर्ण शरीर है उनको 3 भाग में बांटा गया। आप देख सकते हैं, मैंने यहां चित्र संलग्न किया है कि 3 भाग होते हैं इसका, सिर, नाभिक और पूंछ। जो अगला हिस्सा है पूरा का पूरा, ये सिर कहलाता है। इसके जो केंद्र वाला भाग है, केंद्र का भाग देखिए यहां मैंने पीले रंग से यहां पे उसको दर्शाया है, यह नाभिक कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और इसका जो लंबा वाला भाग जो पीछे की तरफ निकला हुआ है पूंछ की तरह, वह पूंछ कहलाता है। अब धूमकेतु किन किन चीजों से इनकी रचना होती है, अगर इसकी बात करें तो इनका जो अधिकांश नाभिक जो होता है ना, वो द्रव अवस्था में होता है। इनके नाभिक के अगर व्यास की बात करें कि वो कितना गोल है, तो ये लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। ठीक है। और धूमकेतु के नाभिक का जो हिस्सा होता है, नाभिक वाला जो इसका केंद्र होता है, वो बर्फ तथा बर्फीय गैस जो होते हैं ना, और अन्य पदार्थों के मेल से बना होता है। और ये जब सूर्य के समीप पहुंचता है, आप देखे होंगे ना कि इसके चित्र अक्सर देखने को मिलते हैं, तो चित्र में देखे होंगे कि ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसके पीछे चमकने का कारण यह है कि ये जब सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो सूर्य के ताप से गर्म होके इनके जो गैसीय धूलकण हैं, इनके गैसीय धूलकण क्या होते हैं, बाहर की तरफ उत्सर्जित होने लगते हैं। और बाहर की तरफ उत्सर्जित होने के कारण ये चमकने लगते हैं। तो जैसे देखिए मैंने और एक चित्र संलग्न किया है कि सूर्य के ताप से धूमकेतु की जो गैसीय अंश हैं वो क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, और उसी ताप के कारण वे चमक रहे हैं। धूमकेतु का जो सर का घेरा होता है, ऐसा माना जाता है कि वो लगभग हजारों लाखों किलोमीटर तक हो सकता है। और सूर्य की दूरी के अनुसार इनका सिर घटता और बढ़ता भी रहता है, यानी सिर के घटने और बढ़ने के पीछे कारण जो है वह सूर्य से इनकी दूरी है। और ये जो धूमकेतु होते हैं, जैसे बाकी ग्रह क्या करते हैं, एक गोलाकार एक पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये जो धूमकेतु होते हैं ना, ये गोलाकार पथ पर परिक्रमा नहीं करके बल्कि अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो सूर्य के नजदीक होगा, जैसे सूर्य के जितना नजदीक होगा वो उतनी जल्दी ही तो उसकी परिक्रमा कर लेगा। तो उसी तरह जो धूमकेतु सूर्य के जितना नजदीक होता है वह उसका उतना जल्द ही परिक्रमा करता है और नष्ट भी हो जाता है उसके ताप के कारण। ये जो नष्ट हो जाते हैं ना जब,
तो ये पृथ्वी के पास से जब गुजरते हैं ना, तो इनके जो अंश पृथ्वी पर गिरते हैं, इसी को हम उल्का पिंड की वर्षा कहते हैं। 1985-86 में जब हेली का धूमकेतु पृथ्वी के नजदीक आया था, तो उसके समीप कुछ अंतरिक्ष यान भेजे गए थे उससे जुड़ी घटनाओं को या तथ्यों को जानने के लिए। तो सोवियत संघ ने जो यान भेजा था उसका नाम था वीनस हेली, यानी वीहे नाम से भेजा था, वीनस हेली। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जिस यान को भेजा था उसका नाम था जोतो। जापान ने भी अपने 2 यान भेजे थे जो कि धूमकेतु के नजदीक गया, और ये जब अंतरिक्ष यान उनके पास जाते हैं तो उनसे जुड़ी बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करके आते हैं। तो उसमें से एक जानकारी यह है कि धूमकेतु यह जो था हेली का, इसका जो नाभिक है वह 16 गुने 9 किलोमीटर का था, और यह धूमकेतु प्रति सेकेंड 10 टन धूल तथा 30 टन गैस उत्सर्जित करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हेली का धूमकेतु पुनः 2062 में पृथ्वी और सूर्य के समीप आएगा, यानी 2062 में हम हेली के धूमकेतु को देख पाएंगे। और इस बार ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यह धूमकेतु जब पृथ्वी के नजदीक आएगा, तो इस बार जो बिना मनुष्य का अंतरिक्ष यान गया था ना, इस बार इस धूमकेतु के नजदीक अंतरिक्ष यान के साथ साथ मनुष्य को भी भेजा जाएगा। इसको मनुष्य को भेज पाना संभव हो सकेगा, और मनुष्य जब जाएगा तो और बहुत अधिक मात्रा में जानकारी को इकट्ठा करके लाएगा, और भी हम धूमकेतु के बारे में जान पाएंगे। इस पाठ में 2 पुस्तकों का जिक्र किया गया, जिसमें से एक है 12 मिहिर का धूमकेतुओं से जुड़ा हुआ बृहद संहिता नाम का पुस्तक, और दूसरा है आकाश के राक्षस, जिस पुस्तक के लेखक है आमरोई पेरी। ये पूरे के पूरे निबंध में आगामी परीक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जिनसे प्रश्न आ सकते हैं, या महत्वपूर्ण तथ्य जो इस पूरे पाठ में है, जिनको हमें जानना है, क्योंकि तथ्यों के साथ बहुत ज्यादा विश्लेषण होता है और फिर हम उस चीजों को समझ नहीं पाते। तो मैंने उन प्रमुख तथ्यों का संग्रह बनाया और आपके आगामी परीक्षा के लिए उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे जुड़े अगर और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करके उनसे जुड़े तथ्यों को आपको समझाने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन कल ना भूलें, कल मैं आ रहा हूं लाइव दोबारा से माध्यमिक परीक्षा हिंदी विषय पे चर्चा भाग 2 को लेके। पिछले चर्चा में जो बातें रह गई थी या जो डाउट आपके मन में रह गए थे, जो संशय रह गए थे, उनको पुनः आपके सामने लाकर समझाने की कोशिश के लिए तो कल शाम 6 बजे आना ना भूलें। धन्यवाद।